नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत खास रहने वाला है आपके लिए। आपके रिपु स्थान में सूर्य का राहु के साथ संबंध बनेगा, काफ़ी खास रहेगा। अगर आप लोगों ने पहले से ही धारणा बना ली है कि यह सूर्य ग्रहण, देखिए ग्रहण निश्चित तौर से कहा जाएगा यहाँ पर छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस जो कि रिपु स्थान है, यहाँ पर राहु का सूर्य के साथ संबंध, हालांकि बुध भी साथ रहेंगे 26 मार्च तक। तो क्या ये निश्चित तौर से हमारे लिए, तुला राशि लगन वालों के लिए बहुत बड़ी दुविधा का कारण बनेगा? क्या यह धन का नुकसान करेगा? क्या ये शत्रुओं से आहत करेगा? सरकार से दिक्कत होगी? इस तरह के जो भावनाएं हैं, इस तरह के जो विचार हैं, जो ऊपरी तौर से फलादेश दे देते हैं, उनके लिए ये एक काट है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ऐसा मुझे कोई लंबा चौड़ा कोई वो नहीं दिखता कि सूर्य का राहु के साथ बैठना आपको कोई लंबी चौड़ी दिक्कत आ जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। नक्षत्रों के प्रभाव को जानते हुए, देखिए जब हम किसी बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं तो कई तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई तरह के डॉक्टर टेस्ट लेता है, तभी जाकर वह बता पाता है कि बीमारी का लेवल ये है और बीमारी की दवा ये है। यहाँ पर भी जब तक हम नक्षत्रों तक नहीं देखते डिटेल में, और इसीलिए नक्षत्रों की चर्चा भी इस वीडियो में करना जरूरी हो जाता है, ताकि आपको पता चले भी कितना यह ग्रहण दोष, सूर्य राहु का दोष आपको नेगेटिव फल दे सकता है। क्या नेगेटिव फल देने की स्थिति में है भी कि नहीं, कि यह योग पॉजिटिव ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा? सबसे पहले आपको बताएं सूर्य है क्या। सूर्य देखिए संसार चलायमान है, सूर्य के इर्द गिर्द सभी प्लैनेट घूम रहे हैं, सभी ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक है, जो हमारी काया में, जो हमारे शरीर में दिल धड़क रहा है, सूर्य उसके भी कारक हैं। सूर्य हमें विल पावर देते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं, आत्मा के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं। जिस पिता के कारण हम इस संसार में आते हैं, सूर्य उसके कारक हैं, यूं समझे। तो इस सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव होना निश्चित तौर से विचारणीय बिंदु तो है। क्या कितना नेगेटिव है, चलिए सीधा बिंदु पर आते हैं। यह 14 तारीख को मीन संक्रांति के दिन आपके रिपु स्थान में आएगा। नक्षत्र होगा पूर्वा भद्रपद, सीधे नक्षत्र की बात करते हैं, और 17 तारीख तक नक्षत्र इसी नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वा भद्रपद में सूर्य। वैसे सूर्य 6th हाउस में क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान में बुरा फल देते नहीं इतना, पर फिर भी क्योंकि राहु के साथ है तो इसलिए आपको ये विश्लेषण करके बताना जरूरी हो रहा है, ताकि आपको दूध का दूध, पानी का पानी यथार्थ पता चल जाए। पूर्वा भद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु तो आपके केंद्र में बैठे हैं। गुरु तो वैसे ही शुभ है। गुरु शुभ नहीं है, अति शुभ है, और वैसे भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं केंद्र में। चलिए नैसर्गिक शुभ ग्रह कोई हो ना हो, केंद्र में बैठे हुए हैं गुरु, आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु जैसा प्लेनेट इस अवधि में आपके लिए है ही नहीं। तो सूर्य ने कहीं ना कहीं गुरु का भी फल देना। देखिए नक्षत्रों का प्रभाव अगर आपको नहीं पता कैसे देखते तो मैं बताता हूं। जैसे जिस नक्षत्र में कोई ग्रह होगा उस नक्षत्र का भी फल देगा।
तो ये पूर्वा भद्रापद नक्षत्र का फल देंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु के फल भी मिलेंगे, जो कि शुभ स्थिति में है। अगर गुरु अच्छी स्थिति में ना होते तो बात दूसरी होती, तो दिक्कत होती। यहाँ पर आपके लिए कोई स्थिति टेंशन वाली 17 तारीख तक नहीं देखता, जब तक पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। बल्कि सूर्य का यहाँ पर आना छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं गुरु। कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार मिले, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण हो, विरोधियों को परास्त करें, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो, आपका डंका बजे। बैंकों से ऋण मिले, गुरु बैंकिंग प्रणाली के, अर्थव्यवस्था के, फाइनेंस के कारक हैं। तो गुरु का गोचर तो मैं बिल्कुल भी कतई भी गुरु के नक्षत्र में होने के कारण सूर्य कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देने वाले, कहीं भी। धन की स्थिति बल्कि बेहतर करेंगे। याद रखिए 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 4 दिन यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर और विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी, बल्कि आपकी विल पावर अच्छी रहेगी। यहाँ पर राहु का प्रभाव इतना नहीं होगा, होगा परंतु इतना नहीं होगा जब हम कहते हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य भी तो बली होते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह, उपज स्थान में क्रूर ग्रह स्ट्रोंग होते हैं। तो विल पावर के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं कि आत्मिक बल आपका क्षीण हो। विरोधियों को परास्त करने में मददगार रहेगा गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर। इसके पश्चात थोड़ा सा हमारा जो बैलेंस है वो टिल्ट हो जाता है, नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है। गुरु के पश्चात शनि की बारी आती है। शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सूर्य का गोचर। अब आप कहेंगे शनि के नक्षत्र में तो ये निश्चित तौर से परेशान करेगा। आप सोच रहे होंगे शनि के नक्षत्र में सूर्य और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष का अब प्रभाव तो नेगेटिव मिल सकता है, और बुध भी पिस सकते हैं बीच में। बुध तो हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध तो आपके भाग्यस्थान के मालिक यहां पर नीच के होते हुए भी उच्च की दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो विदेशी कामकाज में सफलता के योग बुध की बात हम कर चुके हैं। हम बात फोकस यहीं पर रखते हैं कि सूर्य शनि के नक्षत्र में 17 तारीख से लेकर 27 मार्च तक उत्तरा भद्रापद नक्षत्र, और शनि पंचम भाव में स्वग्रही बैठे। शत्रु हैं यहां पर, गुरु मित्र हैं सूर्य के, परंतु शनि तो कट्टर शत्रु हैं सूर्य के। क्या होगा? यहां पर अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, स्पेकुलेशन से दूरी बनाकर रखें। जो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये 10 दिन स्पेकुलेशन से दूर रहें। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, संतान का अभाव है, बस इतना, और कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 दिन यहां पर कोई धन का नुकसान नहीं होने वाला लंबा चौड़ा, कोई बहुत आहत नहीं होने वाले आप, कोई सरकारी क्षेत्र से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। किसी तरह का कोई भय मत रखिए शनि के नक्षत्र में। हाँ, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखिए, ये जरूरी है। नियंत्रण रखेंगे तो देखिए गुरु आपके लिए वैसे ही अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में हो राशि से, तो आपको अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, सूझबूझ देते हैं। 27 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, और 27 से लेकर 13 अप्रैल तक बुध के नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र में राहु भी रेवती नक्षत्र में, बुध भी रेवती नक्षत्र में। बुध चलिए आगे चले जाएंगे। 27 तारीख की बात करें तो बुध 26 तारीख से मेष राशि में आगे चले जाएंगे। तो सूर्य और राहु इकट्ठे होंगे। तो 27 तारीख को दोनों ही रेवती नक्षत्र में होंगे, और 13 अप्रैल तक, 27 मार्च से 13 अप्रैल तक
रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध केंद्र में जा चुके होंगे, कहीं भी जा चुके हों बुध, ये फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। परंतु बुध क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस में कन्या राशि आती है, बुध का भाव है ये 6th हाउस, तो यहां पर सूर्य बलि ही होते हैं, राहु वैसे ही बुध के मित्र हैं। और परचांस 26 तारीख को अगर आपको नीच के बुध से भय है, विपरीत राजयोग आपकी समझ में नहीं आता, कुछ जातकों को ऐसा लगता है, जब कमेंट आते तो मैं कमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ता हूं दोस्तों। 12वें भाव को बुध उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं तो विपरीत राजयोग, विपरीत स्थितियों से भी आप उभरने वाले या जीतने वाले हैं। और निशंक रहिए, निडर रहिए, आपके लिए कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, बल्कि नौकरी में अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज, अवसर मिलने वाले जॉब में, क्योंकि 9th हाउस का मालिक बुध जैसे कि 10th हाउस में नीच का होते हुए भी अच्छा है। तो यहाँ पर चलिए बुध तो आगे चले गए, मेष राशि गुरु के साथ होंगे, तो बुध का फल भी बुरा नहीं होगा। भाग्य भाव का मालिक केंद्र में 7वें भाव में है, गुरु के साथ है, तो कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देती है। अगर आपकी सूर्य की, राहु की दशा अंतरदशा है या बुध की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो किस्मत के कारण कोई बड़े कार्य सिद्ध हों, सरकारी क्षेत्रों से इवन लाभ हो। कब से? 27 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक, जब तक रेवती नक्षत्र में दोनों होंगे और बुध 7वें भाव में होंगे। भाग्य भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा बुध, और बुध का ही तो फल देना है सूर्य राहु ने। तो इसका मतलब यह है विदेश यात्रा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य खूब चले, विदेशी कामकाज में सफलता मिले, कमीशन के कामकाज में, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज में, क्योंकि बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं और सूर्य और राहु दोनों ही भले शत्रु हैं। नक्षत्र भी तो देख लीजिए, रेवती नक्षत्र में दोनों, बुध का फल तो बुरा नहीं होगा जब तक बुध अच्छे हैं, केंद्र में खासकर और अच्छे हो जाते हैं। त्रिकोण के मालिक केंद्र में बैठें और गुरु के साथ बैठें, लगन को देखेंगे तो भाग्यशाली रहेंगे। बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और कहीं ना कहीं सूर्य राहु की ये जो चाल है बुध के नक्षत्र में होने के कारण यही बताती है कि बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक होकर भाग्य को प्रबल करेंगे, विदेशों से लाभ होगा। सूर्य राहु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, आपके लिए स्थितियां उत्तम रहने वाली। कहीं ना कहीं आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न होने के योग 27 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक बनते हैं। कुछ शुभ समाचार, कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिले, व्यापार में तरक्की के योग बने, व्यापार के कारक है, शत्रुओं के ऊपर खास हावी प्रभावी रहेंगे। आप पूरे इस पीरियड में राहु और सूर्य आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत में फंसने देने वाले ही नहीं, ना गवर्नमेंट क्षेत्र से, ना कोई आरोप, ना कोई प्रत्यारोप। नक्षत्र इस तरह के हैं कि हल्का सा शनि के नक्षत्र में जब होंगे कुछ दिनों के लिए, तब आपको पेट का ख्याल रखना, जैसे कि शुरुआत में बताया। अदरवाइज आप व्यापार करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, तरक्की की संभावनाएं हैं। गुरु यही तो कहते हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में 17 अप्रैल तक हैं। गुरु क्या सो जाएंगे? गुरु क्या अस्त हो जाएंगे? शनि का चलिए अस्त चले आना, इसीलिए बताया आपको स्टमक का ख्याल रखना चाहिए। 5वां भाव आपके पेट का भी है, संतान को लेकर भी किसी तरह का कोई चिंता ना हो, ये ध्यान रखिए बस। अदरवाइज आपके संसारिक कद में कोई कमी नहीं, आपके प्रेस्टीज में कोई कमी नहीं, आपका रुतबा बढ़े, आपको उच्च पद तक मिलने की योग बनाता है सूर्य राहु। पितृ दोष वगैरह ये चीजें जो हैं ये अपनी जगह पर हैं, उसके उपाय बताता हूं, पर उसके कारण आपके प्रेजेंट हालात में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बुध के निमित्त कुछ ना कुछ दान कर देना चाहिए। हरी दाल बुधवार के दिन दान करें,
ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, गाय को चारा खिलाएं, पन्ना धारण करें तो बहुत बेहतर है। सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ, जैसे कि गुड़ गेहूं का दान कर सकते हैं। मीन संक्रांति के दिन 14 तारीख को गुड़ गेहूं का दान, राजमा तेज पत्ता का दान और कोई फ्रूट, अनार, एप्पल इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। सुबह सवेरे करें, सनराइज के वक्त करें। 14 तारीख मीन संक्रांति को, जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा, तो लाभ होगा, अटका हुआ धन मिलेगा, कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कतई ही निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। ना कोई चोट, ना कोई फेट, ना कोई हानि, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। छठे भाव में और वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति है जैसे कि बताया। आज इतना ही, फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।